मॉर्निंग मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, फटाफट से कंफर्म कर दो जी, फटाफट से बता देंगे सही बच्चे। तो एक बार रुक जाइए, मेरे एंड पे शायद चैट वो नहीं हो रही है रिफ्रेश ऑटोमेटिकली। हाँ जी, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अयन, प्रतीक्षा, इंद्रजीत, विकी, संजना, गौरव भट्ट, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे। कृष्णा अग्रवाल, विकास सोनी, काव्या शर्मा, भाग्यश्री, कृष्णा अंसारी, सानिया सेतिया, जीत, अजीत, यामिनी अग्रवाल, कौशल, लव बंसल। जस्ट अ मिनट मेरे प्यारे बच्चों, जस्ट अ मिनट। हाँ जी, एक सेकेंड। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सो गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वागत है हमारी आज की सुबह की क्लास में ऑफ सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। एंड मैं हमेशा की तरह ये उम्मीद करूंगा आप सभी के सही बच्चे एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई बहुत ही जोरों शोरों से, बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। हाँ जी, मैंने आप लोगों को कल कुछ होमवर्क दिया था, क्या किया है कि नहीं किया, फटाफट से बताओ। जो होमवर्क दिया था क्या आप लोगों ने किया कि नहीं किया? हाँ जी सर, होमवर्क तो किया है हमने, होमवर्क तो किया है। आपने हमें रिवाइज करने को कहा था तो हमने चीजें रिवाइज करी है। अभी हम अपने पास कॉन्सेप्ट ही सीख रहे हैं। हमने पीएनएल सीख लिया एक बार के लिए, अभी सीखा है, सिर्फ समझा है। फिर हम लोगों ने बैलेंस शीट अभी आधी अपने पास डिस्कशन करी है, क्वेश्चन कोई नहीं किया, मन में सवाल बहुत सारे हैं, अभी बाकी बची है, अभी और भी चीजें बची है। तो भाई आपके पास में जो होमवर्क देता हूं ना वो करके आना होता है। मैं फिर से बता रहा हूं आप लोगों को, अगर आप होमवर्क नहीं करके आएंगे ना, मैं सच्ची बोल रहा हूं, मैंने पिटी पिटी कर देनी है सुबह सुबह तुम्हारी। ठीक है, मुर्गा मुर्गी बना देना तुम लोगों को। चलो आ जाओ, जरा स्टार्ट करें क्लास को। हाँ सर, स्टार्ट करो। चलो भाई फटाफट से आओ भाई, फटाफट से आ जाओ सभी के सही बच्चे। लेट अस स्टार्ट विद द रिवीजन, विद द रिवीजन जो मैंने अभी आपको सिखाया। देखिए मेरी बात फटाफट से अब सुनते जाना सही बच्चे। बेटा हमारे पास में जो है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाया जा रहा है। हम जो यहाँ पे डिस्कशन करते हैं वो करते हैं जो डिवीजन 1 के अंदर में जिन कंपनीज को एएस लगते हैं हम उसकी बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए पार्ट 1 में बैलेंस शीट है, पार्ट 2 पीएल। हमने पीएल की बात करी थी, स्टेटमेंट ऑफ पीएल बोलते हैं, जो कि कॉम्बिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड पीएल है। ठीक है ना। नाउ इसके अंदर बेटा हमने बात की थी जो इनकम्स की साइड में, उसमें दो चीजें आती है। कहते हैं आरएफओ, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो मेन धंधा कर रहे हो उसमें जो इनकम आ रही है, उसके अलावा जो अदर इनकम में चीजें आ जाती है। फिर टोटल इनकम हो जाता है। खर्चे में टोटल में 7 चीजों का ध्यान रखना है। पहली 3 चीजें बेटा सिर्फ चीज किस चीज को लेके है, विच इज अबाउट द स्टॉक एंड दी परचेजेस को लेके है। सबसे पहले कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो रॉ मटेरियल का होता है, जो मैन्युफैक्चरर का होता है, विच इज ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। फिर जो परचेजेस नॉर्मल ट्रेडर वाली होती है, स्टॉक इन ट्रेड की, जिसे आप खरीद के बेचने का काम करते हो, नॉर्मल कोर्स में वही होता है व्यक्ति। और फिर आता है चेंज इन इन्वेंट्री, जो किस किस का होता है सर, वो होता है हमारे पास में डब्ल्यूआईपी और फिनिश गुड्स का और स्टॉक इन ट्रेड का, जो क्या होता है ओपनिंग माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना। फिर इंप्लॉय
एम्प्लॉय बेनिफिट, सैलरी, वेजेस वगैरह, पीएफ वगैरह का ये खर्चे आ जाते हैं जो भी एम्प्लॉय वगैरह के ऊपर होते हैं, ठीक है ना। फिर फाइनेंस कॉस्ट आपके पास में क्या है, जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन, डिबेंचर वगैरह है वो चीज आ जाएगी। डेप्शन अमोर्टाइजेशन का खर्चा आ जाएगा और बाकी सब अदर है। टोटल खर्चे करें आपके लिए क्वेश्चन में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स करा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। वैसे इसमें और भी चीजें लाइक प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, जनरली क्वेश्चन में होता नहीं है, अगर हो तो हम दिखा देंगे अलग से, वैसे होता नहीं है। तो इसमें क्या है, जो एबनॉर्मल वाली चीज है उन्हें आप अलग से दिखा दो, तो एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, कोई लॉस बाय अर्थक्वेक वगैरह है आपके पास, वो चीज होगी। हमने जैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के अंदर में, AS5 में। फिर ये बाकी चीजें जो है ना, अभी के लिए मैंने सिर्फ मार्क करके छोड़ दी, आपके लिए अभी रोल प्ले नहीं करती। आपका क्वेश्चन जैसे मैंने बोलता पीबीटी किया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस किया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। देन मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के पास मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया था फॉर एमसीक्यू पर्पस, नॉट फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन में तो जो लिस्ट है वो सारी की सारी डाल देनी है, वहां फर्क नहीं पड़ता क्योंकि 5, 7, 10 खर्चे होंगे। बट प्रैक्टिकली जो हमारे पास शेड्यूल 3 है उसने एक लिमिट दी है, वो कहता है कोई भी खर्चा या इनकम के आइटम जो एक्सीड करती है किससे, हमने क्या लिमिट लगानी है, आरएफओ का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर। आरएफओ का 1% और 1 लाख विच एवर इज हायर, अगर वो जो हमारी आइटम है जो ये वैल्यू निकल के आएगी उससे ज्यादा है तो उसको सेपरेटली नाम से दिखाना है, अदरवाइज वो आप मिसलेनियस वगैरह में ऐड करके दिखा सकते हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये मटेरियलिटी का कॉन्सेप्ट है। मटेरियल मतलब यार जो आइटम मटेरियल है उसको डिस्क्लोज करना है अलग से, वो मटेरियल कैसे होगा वो बात करनी है। फिर ये चीजें ऐसी है जो दिखानी ही दिखानी है अलग से, यहाँ पे कोई अमाउंट का फर्क नहीं, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह को बेचा उसका लॉस प्रॉफिट वगैरह आ रहा है, कैरिंग अमाउंट इन्वेस्टमेंट्स किया, कोई फॉरेन एक्सचेंज वगैरह का है, ऑडिटर को जो भी पैसे दे रहे हो, ये नॉलेज पर्पस वाली बात है। सेम तरीके से आप लोगों को बताना पड़ता है कोई CSR के ऊपर खर्चा वगैरह किया उसके बारे में डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, कितना खर्चा करना था, कितना किया, क्यों नहीं कम कर पाए, वो सारी चीजें। बिटकॉइन वगैरह के बारे में जो क्रिप्टो करेंसी वगैरह उसमें अगर आपने ट्रेडिंग वगैरह करी तो उसमें कितना प्रॉफिट लॉस वगैरह हुआ है, वो सारी चीज होगी अनडिस्क्लोजिंग अमाउंट। ये सारी बातें सिर्फ ज्ञान पात्र की थी। एक्चुअली में जो आपका पूरा फॉर्मेट है वो बस यहीं तक है, आपके लिए बात समझ के चलना, और उसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस करके आ गया, क्वेश्चंस के लिए यही रेलिवेंट है। फिर भी मैं आप लोगों को चीजें बताता चलूंगा जो आपके इवन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में काम आने वाला है, ठीक है ना। देन कम्स द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के अंदर में क्या था, फटाफट से सर कहां पे फॉर्मेट गिवन है, कहां पे गिवन है, पार्ट 1 में। क्या टी शेप में बनती है, नो सर। हमारी अगेन आपका जो फॉर्मेट आ रहा है वो इस तरीके से आ रहा है जो एक यूजर को समझ आने वाली बात है, और जिसके अंदर पहले कौन सी साइड है, करेक्ट नेम लगा है, लायबिलिटीज नहीं बोला, इट इज इक्विटी एंड लायबिलिटीज, लायबिलिटीज नहीं इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और फिर क्या है, एसेट साइड है। हमने जो कल चर्चा करी थी बेटा वो इक्विटी एंड लायबिलिटीज करी थी, इसमें मेन 4 हेडिंग है। क्वेश्चंस के लिए पूरे सिलेबस में जब भी बात करोगे ये आइटम होती ही नहीं है, तो आपके पूरे सिलेबस में जनरली 3 ही आइटम देखने को मिलती है, ये और ये, ठीक है ना। अब इस केस के अंदर में इक्विटी एंड लायबिलिटीज में सबसे पहले क्या है, शेयर होल्डर फंड्स। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है सर, शेयर कैपिटल आता है ना। शेयर कैपिटल में कौन सी वैल्यू यहां आनी है, यहां जो वैल्यू आनी है वो आनी है पेड अप कैपिटल, जो बैलेंस शीट में दिखने विच इज कॉल्ड अप माइनस कॉल इन एरियर। बट इसका जब आप नोट बनाएंगे, तो उसमें क्या क्या चीजों का डिस्क्लोजर देना है सर, हमें अपने पास बताना है चीजों का, लाइक हमें बताना है ऑथोराइज कैपिटल कितनी है, इशूड सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितनी है, इशूड सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड कितना है, वो ऐसे करके बताना है, पार वैल्यू बतानी है शेयर की। फिर हमें कुछ चीजें अलग से बताने जो मैंने आपको बताई थी, लाइक कितने शेयर इशू किए अदर देन कैश वाले, मान लो मशीनरी खरीदी, किसी का बिजनेस खरीदा, बिल्डिंग खरीदी, उसके बदले शेयर दिए, कितने शेयर इशू करे बाय वे ऑफ बोनस। इसे क्या करना है, बस ब्रैकेट में दिखाना है। ये जो चीजें ब्रैकेट में दिखानी होती है वैसे प्रेजेंट करनी होती है, इन्हें बोलते हैं डिस्क्लोजर्स। बेटा क्या बोलते हैं, डिस्क्लोजर। बताओ ये डिस्क्लोजर क्यों दिए जाते हैं, किसके लिए दिए जाते हैं, फटाफट से डिस्क्लोजर किसके लिए, कोई भी चीज है वो किसके लिए सर, यूजर्स के लिए, वो 7 लोगों के लिए है, ठीक है ना, बात याद रखना, ठीक है ना। फिर कितने शेयर बायबैक करें, फिर हमें अलग से बताना पड़ता है जोन से शेयर होल्डर है जिनके पास 5% ज्यादा शेयर है, फिर हमें प्रोमोटर्स वगैरह की भी होल्डिंग के बारे में बताना पड़ता है, ठीक है ना। ये सारी चीजें आती है, मैंने आपको एक्चुअल बैलेंस शीट में भी दिखाया था कि वो बनाया जाता है, ठीक है ना। रिकंसिलिएशन देते हो ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक की वो चीज आ जाती है, ठीक है। अगली आइटम है रिजर्व एंड सरप्लस। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा 2 प्रकार से रिजर्व होते हैं, एक स्पेसिफिक और एक जनरल। स्पेसिफिक है वो किसी पर्पस के लिए बने हैं, वो किसी पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के समय बने हैं, उनके यूसेज पे हो सकता है लिमिट हो, कोई वो चीज के ऊपर होते हैं स्पेसिफिक रिजर्व, लाइक कैपिटल रिजर्व है, CRR है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है, रिवैल्यूएशन रिजर्व है, स्टॉप शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट है, ये ईसॉप करके आपके साथ है। मैं आगे जाके बायबैक के चैप्टर में इसका कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, यहाँ पे अगर दिया है तो वो रिजर्व एंड सरप्लस में दिख जाएगा। जनरल रिजर्व हो गया वो किसी पर्पस के लिए काम आ सकता है, ठीक है ना। फिर हमारे पास कोई और रिजर्व हो सकता है, किसी पर्पस के लिए बनाने की बात हो रही है, लाइक वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, तो वो आ जाता है। और जो हमारा पीएनएल है, जो फाइनल पीएनएल से प्रॉफिट आता है वो क्या होता है, पीएनएल ऑब्लिक सरप्लस। ये नेगेटिव भी हो सकता है अगर लॉस होगा भाई, ये तो नेगेटिव भी हो सकता है। मुझे बताओ अगर ये नेगेटिव है क्या एसेट साइड पे जाएगा, द आंसर इज नो। अच्छा ये जो नेगेटिव है पूरे नोट का ही टोटल अगर नेगेटिव आ जाए, क्योंकि नेगेटिव इतना ज्यादा है कि बाकी वालों से ज्यादा पड़ गया,
तो मुझे बताओ क्या फिर नेगेटिव अगर टोटल है क्या वो एसेट साइड पे जाएगा? नहीं, वो यहीं पे दिखेगा एज अ नेगेटिव आइटम, वो यहीं पे दिखेगा एज अ नेगेटिव आइटम, अगर रिजल्टिंग फिगर नेगेटिव भी क्यों ना, वो मैंने आपको बताई थी, ठीक है ना। फिर अगली चीज क्या है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, जहां पैसा आज ले लेते शेयर बाद में इशू करते, ठीक है ना। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट क्या है? सर एप्लीकेशन का जो पैसा आ गया पर अभी तक अलॉटमेंट की डेट नहीं आई ना, वो तो अभी पैसे आते जा रहे हैं, तो आपने ये एंट्री डाली हुई है बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, तो ये जो शेयर एप्लीकेशन को आपने क्रेडिट किया है, अभी ये कैपिटल में ट्रांसफर नहीं हुआ क्योंकि अभी तक एप्लीकेशन का पैसा आ रहा है, अभी अलॉटमेंट करी नहीं है, तो ये वाली जो अमाउंट है ये यहाँ पे दिख रही होती है जो शेयर एप्लीकेशन में आप क्रेडिट करते हो, ठीक है ना। फिर नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये कैसे पता चलेगा नॉन करंट है कि करंट है? सर नॉन करंट होती है जो पेमेंट हमें नॉर्मल पार्लेंस में, डिटेल की एक छोटा सा पॉइंट है वो अलग से बताऊंगा, जो पैसे हमें 1 साल के बाद देने वो नॉन करंट है, जो पैसे अगले 1 साल के भीतर देने वो करंट है, ठीक है ना, सरल बात। लॉन्ग टर्म बोरिंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग होती है कि जो हमने पैसा ऐसे बोरो किया, भाई हाथ जोड़ के निवेदन किया हमें पैसा दे दो, वो बोरिंग है हमारे लिए, जहां हमने हाथ जोड़ा है, ठीक है ना, तो वो बोरिंग है। लॉन्ग टर्म बोरिंग है जो लंबे समय के लिए लिया है, कोई लोन लिया बैंक से, डिबेंचर इशू किए, कोई डिपॉजिट्स का पैसा आपके पास पड़ा है, ये सारे हमने यहाँ पे बातें करी थी, कोई लोन एडवांस रिलेटेड पार्टी से, ठीक है ना। इसमें हमें कुछ डिस्क्लोजर देने पड़ते हैं, क्वेश्चन बताएगा तो आपका सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है, सिक्योर्ड है तो ऑब्वियसली आपके पास में क्या आ जाएगा, उसकी सिक्योरिटी का नेचर बता दोगे, टर्म्स ऑफ रीपेमेंट वगैरह बता दोगे, ठीक है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी जो आइटम है वो एज पर AS 22 आती है, तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती हमारे क्वेश्चंस के लिए, ठीक है ना, वो AS 22 में जाके सीखते हैं जो डेफर्ड टैक्स है। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी कोई ट्रेड पेबल वगैरह, क्रेडिटर फॉर मशीनरी है। फिर लॉन्ग टर्म प्रोविजन, ये हो सकता है कभी क्वेश्चन में किसी में दिख जाए, किसी चैप्टर में जाके, ये दोनों तो जनरली नहीं दिख रही होती। लॉन्ग टर्म प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी, लंबे समय के लिए। अब प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या फर्क है? छोटा सा फर्क, प्रोविजन और लायबिलिटी में क्या फर्क है? वैसे हमारा एक स्टैंडर्ड आएगा वहां भी बात होगी। प्रोविजन में अनुमान होता है, प्रोविजन में एक एस्टिमेशन होती है कि मेरे एम्प्लॉइज जब रिटायर होंगे तो मुझे उन्हें ग्रेच्युटी का कितना पैसा देना पड़ेगा, तो मैं अनुमान लगा रहा हूं, एस्टिमेट लगा रहा हूं, तो वो आप प्रोविजन बना रहे होते हैं, तो लाइक प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी वगैरह आप बना रहे हैं, ठीक है ना। अब ये लंबे समय के लिए, क्यों? क्योंकि एम्प्लॉइज ने रिटायर 5 साल 10 साल बाद होना है, तो उसके लिए आज से प्रोविजन बना रहे हो, ठीक है ना। फिर ये आपके पास में क्या आता है बेटा, यहां तक हमने सीखा नॉन करंट लायबिलिटी, मैंने ये टिक करते गया हूं कौन कौन सी आइटम क्वेश्चन में देखने को मिल सकती है, ठीक है ना। करंट लायबिलिटीज में चारों आ जाती है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, जो लोन लिया ही 1 साल से कम के लिए, मतलब वो लोन ही शॉर्ट टर्म है, एक तो ये चीज आ रही है वो लोन ही शॉर्ट टर्म है, ठीक है ना। अब वो आपका लोन रिपेबल ऑन डिमांड है, कोई डिपॉजिट है, रिलेटेड पार्टी से लिया, बैंक कोड है, ये सारी चीज आ गई, इनमें ही बताना पड़ता है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड नेचर ऑफ सिक्योरिटी। बट एक चीज और थी, एक चीज और थी, जो लोन लिया लंबे समय के लिए, जो लोन लिया लंबे समय के लिए और उसका जितना पैसा अगले 1 साल में देना है, जो लोन लिया लंबे समय के लिए और उसका जितना पैसा अगले 1 साल में देना है, वो भी यही आता है। उसे क्या बोलते हो अंग्रेजी शब्द? उसे अंग्रेजी शब्द क्या बोलते हैं? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। पहले किसी टाइम पे इसे अदर करंट लायबिलिटी पे दिखा देते, अब वो नहीं याद रखना बिल्कुल भी। शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता है वो अमाउंट भी, शॉर्ट टर्म बोरिंग में आता है करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है ना। फिर ट्रेड पेबल है, अदर करंट लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म प्रोविजन में क्या क्या चीज आती है? सर ट्रेड पेबल में क्या है? क्रेडिटर बीपी आ जाता है, क्रेडिटर बीपी जो आता है इसमें हमें एजिंग देनी पड़ती है, वैसे शेड्यूल 3 के हिसाब से क्वेश्चंस में लागू नहीं है, क्वेश्चन में डाटा ही नहीं देगा तो कैसे बना दोगे। तो इसमें जो एजिंग देनी है वो क्या बताना है भाई, छोटे व्यापारियों के कितने पैसे देने एमएसएमई के और अदर्स, और इनमें कोई डिस्प्यूटेड है तो वो बता दिया। क्या है एजिंग का? वैसे एजिंग का आपका सीक्वेंस क्या है? सर लेस देन 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर, 1 साल का गैप है, अप टू 1 ईयर, 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3। सर ये 1 to 2, 2 to 3 ये नॉन करंट नहीं होगा? अरे यार कंफ्यूजन नहीं रखनी, फिर से बोल रहा हूं, ये वो है कितना समय हो चुका और तुमने पैसे नहीं दिए, कितना से, ये नहीं है कि तुमने कितने साल बाद पैसे देने, ना 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 ना, कितना समय ड्यू हो चुका है और तुमने पैसे नहीं दिए, वो अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर रहा है। मतलब इतने इतने साल हो गए तुमने पैसे रोके हुए हैं। और मुझे बताओ अगर एमएसएमई के सामने यहां पे वैल्यूज दिख रही होगी, क्या तुम शर्मिंदा नहीं महसूस होंगे? फटाफट से सोच के बताओ, अगर एमएसएमई छोटे व्यापारी और उनकी वैल्यूज यहां पे दिख रही होगी, क्या यूजर्स के आगे तुम्हारी नजरें झुक नहीं जाएगी? ये इसीलिए दिया जा रहा है, जलील करने के लिए दिया जा रहा है। भाई यूजर्स के आगे तुम अपने पास में जलील होंगे, तुमने लोगों के पैसे रोके पड़े हैं। देखो डिस्प्यूट हो तो बात अलग है, तो लड़ाई झगड़ा है, बट नॉर्मल कोर्ट्स के अंदर तुमने छोटे व्यापारी के पैसे रोके पड़े तो अच्छा नहीं लगता ना, इसीलिए दिया जाता है ट्रांसपेरेंसी रखने के लिए, ठीक है ना, यूजर्स को पता चलना चाहिए। फिर आपके पास में अगली चीज आती है अदर करंट लायबिलिटी।
अदर करंट लायबिलिटी क्या है सर? अदर करंट लायबिलिटी में बाकी सारी चीजें आ जाती है, कोई भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है, वो चीज आ गई, प्री रिसीव्ड इनकम आप बोलते हो, डिविडेंड पेबल वगैरह बोलते हो, एप्लीकेशन मनी पेंडिंग रिफंड है, एप्लीकेशन पेंडिंग रिफंड है ये। रिफंड का मतलब क्या है? जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा हो जाता है उससे आपने क्या करना पड़ता है? रिफंड करना पड़ता है ना, ये वो है, ठीक है ना। फिर कॉल इन एडवांस का अगर कोई पैसा है, अनपेड मेच्योर डिबेंचर, ये क्या है? जो अमाउंट साल के दौरान ड्यू था और पे नहीं किया, ये वो है। मेच्योर्ड वाला कौन सा? जो साल के दौरान ड्यू हो गई थी इंस्टॉलमेंट और वो पे नहीं करी, ये वो है अनपेड वाली। जो अगले एक साल में देनी है वो शॉर्ट टर्म बोरिंग है, जो एक साल के बाद देनी है वो लॉन्ग टर्म है, जो करंट ईयर की थी और नहीं पे करी वो यहां आ गई, ठीक है ना। यस सर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जो प्रोविजन आप बना रहे हो, अनुमान लगा रहे हो किसके लिए? जो पैसा अगले एक साल में देना है, लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, प्रोविजन फॉर कोई क्लेम, कोर्ट वगैरह में केस चल रहा है, आपको लग रहा है आप केस हार जाओगे, तो उसने आपकी प्रोविजन जो बनाई तो वो आपके पास यहां पे आ जाता है। जनरली क्वेश्चन में प्रोविजन फॉर टैक्स तो देखने को मिल जाता है, ठीक है ना। चलो भाई, बढ़िया बढ़िया तरीके से मीठी मीठी रिवीजन होगी भाई, मजा ही आ गया, स्वाद आ गया भाई, फील गुड फील गुड। चलो मेरे को ना एक क्वेश्चन आपके साथ कराना था, हमने कल एक दो क्वेश्चन जाते जाते करे थे, आप करना तो नहीं चाहते थे पर आपने मेरी थोड़ी सी रखते हुए कि नहीं नहीं सर ने कहा है तो क्वेश्चन कर ही लेते, वैसे तो तुम्हारा मन नहीं था करने का, मुझे पता है तुम्हारा, तुम बहुत खतरनाक बच्चे हो, तुम अपने पास में करना नहीं चाहते, फिर भी मैंने तुम्हें जाते जाते 3 और 4 करा दिया था छोटे छोटे, ठीक है ना। सेम तरीके से एक और करा देता हूँ, ये भी उसी से रिलेटेड है, लायबिलिटी इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड से रिलेटेड छोटा सा क्वेश्चन है, सिनॉप्सिस टाइप क्वेश्चन बोल देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना, हमारी क्लैरिटी के लिए है ये क्वेश्चन भी। और फिर हम एसेट साइड पे चलेंगे, फिर हम इसके बाद एसेट साइड पे चलेंगे, ठीक है ना। यस सर, क्या तुम तैयार हो? यस सर, चलो भाई आ जाओ। तो क्वेश्चन क्या है? प्रिपेयर एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ ए लिमिटेड अलॉन्ग विद द नोट्स मेकिंग नेसेसरी कंप्लायंस ऑफ शेड्यूल 3 टू द कंपनीज एक्ट। तो यहां पर मैं उसने क्या बोला, बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट बनाना है, कुछ इंफॉर्मेशन देने जा रहे हैं, ये वही चीज है जो हमने लॉन्ग टर्म बोरिंग और शॉर्ट टर्म बोरिंग वाला सीखा था, नहीं उसी को लेके है, ठीक है, ये उसी को लेके है। कह रहे लोन फंड्स में दिए हुए हैं, सिक्योर्ड लोन है कुछ और अनसिक्योर्ड लोन है, पर ये शॉर्ट टर्म फ्रॉम बैंक है। तो भाई ये तो एसटीबी हो गया ना, तो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, ये तो शॉर्ट टर्म है तो शॉर्ट टर्म बोरिंग हो गया, ठीक है ना। अदर इन्फॉर्मेशन में क्या क्या दिया हुआ है? अदर इन्फॉर्मेशन में सिक्योर्ड लोन जो दिया हुआ है ये वाला, इसकी डाटा देने आपको बाइफर्केशन देने जा रहा है, ये कैसे है? कह रहे हैं जो सिक्योर्ड लोन है, टर्म लोन लिए हुए बैंक से और अदर लोगों से, तो ये टोटल मिला के देखो ना 18,12,000 बन जाता है, 18,12,000 बन जाता है। और इनमें से कहता है करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक एंड करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम अदर, तो इन दोनों लोन्स में से कितना कितना पैसा अगले एक साल में देना है, तो ये कहां जाएगा सर? ये जाना है शॉर्ट टर्म बोरिंग में, ये जाना है शॉर्ट टर्म बोरिंग में, जो पैसा बड़े वाले लोन का, लंबे समय वाले लोन का अगले एक साल में देना है, ठीक है ना। कोई इंटरेस्ट एक्रूड वगैरह नहीं है एट द एंड ऑफ द ईयर। करंट मेच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग 2,09,000, नाउ इफ यू डू द टोटल ये 2,09,000 बनता है। कहता है वो इंक्लूड है सिक्योर्ड लोन की वैल्यू में, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 2,09,000 इसके अंदर में इंक्लूडेड है ना भाई। जैसे हमने कल किया था 10 लाख का लोन था, 2 लाख अगले एक साल में देना है, तो वो तो ऑटोमेटिकली 10 के अंदर जुड़ा हुआ है, तो यही तो कह रहा है कि 18,12,000 टोटल लोन है, उसके अंदर में 2,09,000 जुड़ा हुआ है, 18,12,000 टोटल है, उसमें 2,09,000 जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन करें, हाँ जी सर क्वेश्चन करते हैं, तो लेट अस सॉल्व, ठीक है ना। सॉल्यूशन नंबर 3, सॉल्यूशन नंबर 3 नहीं है, सॉल्यूशन नंबर क्या है 5 है। ऐसा क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का बन सकता है बेटा आपके पास, ऐसा क्वेश्चन 4 to 5 मार्क्स का बन सकता है, ओनली फॉर आपके किसके लिए? नॉलेज के लिए, कि जहां पर मैं वो आपसे इंफॉर्मेशन मांग रहा है कि बैलेंस शीट का हमें क्या बनाना, ऑफ ए लिमिटेड का एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? एक्सट्रैक्ट मतलब होता है कि जहां पर आप सिर्फ कुछ चीजें दिखा रहे हो, बैलेंस शीट टैली करके नहीं दिखा रहे, बिकॉज इतना आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में है नहीं ना, आपको तो सिर्फ कुछ चीजें दे रहा है वो, तो उसे बोल देते हम लोग एक्सट्रैक्ट, ठीक है ना। तो नोट नंबर अमाउंट, इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें क्या है बेटा? नॉन करंट लायबिलिटीज
अब मेरे पास वैसे तो ऑब्वियसली शेयर होल्डर फंड पहले आता है, पर दे नहीं रहा ना, तो इसलिए मैं कैसे दिखाऊंगा। इस क्वेश्चन में तो सबसे पहले नॉन करंट लायबिलिटी वाला हिस्सा होना है। लॉन्ग टर्म बोरिंग, और करंट लायबिलिटीज, इसमें क्या है, शॉर्ट टर्म बोरिंग। ठीक है जी, ठीक है जी, यस सर। अच्छा, अब हमें क्या बनाना है, नोट बनाना है। तो नोट वन, लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म बोरिंग, ठीक है ना। अब इसमें क्या दिए हुए, सर सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन। प्रेजेंटेशन का तरीका बताता हूँ, दो प्रेजेंटेशन के तरीके दोनों बता दूंगा। सिक्योर्ड लोन, टर्म लोन फ्रॉम बैंक्स और अदर्स, 895 और 917। तो कितना था टोटल, 1812। कितना टोटल, 1812। पर इसमें से क्या करना है, माइनस करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग, वो यहां से माइनस करके दिखा दिया, जितना पैसा अगले एक साल में देना है। 2,09,000, 2,09,000, तो कितना रह जाएगा, 16,03,000। 16,03,000 चेक कर लेंगे। अच्छा, इसी में एक ऑल्टरनेटिव भी है, मैं मना नहीं करूंगा, वो भी 100% बिल्कुल सही है, 100%। क्योंकि आपको दो लोन थे और आपको इंडिविजुअली पता है, दो है ना, बैंक से और एक अदर है, तो आप इंडिविजुअली भी माइनस कर सकते हो। तो आप बैंक से अपने पास दिखा देते, 895 माइनस जो उसके वाला है, 124, और अदर्स वाला 917 माइनस 85। आप ऐसे भी करके दिखाओगे तो भी बिल्कुल सही है। तो ये होता है 771 और 832। तो ये तो भी 16,03,000 आता। तो आप इंडिविजुअली भी माइनस कर सकते थे, बस मैं ये बता रहा था। हमने क्या किया, कलेक्टिवली माइनस कर दिया, आप इंडिविजुअली भी कर सकते थे। दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, उससे कोई फर्क नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या ये बात समझ आई, क्या ये बात समझ आ गई, यस सर। फिर अगला, हाँ जी, इसके बाद हमारा कौन सा बनना है सर, शॉर्ट टर्म बोरिंग का बनना है। ये वाला नोट कर लो जी।
तो तुम्हारी क्लास आता है कुछ हो जाता है मेरे आईपैड को, पूरे दिन ठीक चलता है। तुम्हारी क्लास आते ही कुछ हो जाता है मेरे आईपैड को, सच में। तुम क्या करते हो? कोई जादू टोना रखा हुआ है क्या तुम लोगों ने अपने घर में, कि नितिन सर की क्लास नहीं ढंग से चलने देनी? भाई साहब देखो, 4 दिन हुए है, नया नया है, बताओ। पूरे दिन ठीक चलता है, पूरे दिन ठीक चलता है, सच में। इतनी सारी क्लासेस चलती है, फाउंडेशन की चल रही है, फाइनल की चल रही है, सब चलता है। तुम्हारी इंटरमीडिएट की क्लास में आते ही इसको कुछ हो जाता है। शॉर्ट टर्म बोरिंग, वो कह रहे हैं नेहा लेके आओ। ये नेहा ही है मेरे भाई। शॉर्ट टर्म बोरिंग में कौन सा था? मुझे तो डर लगता है तुम्हारी क्लास में आने सब तो, बहुत डर लगता है। अनसिक्योर्ड लोन है शॉर्ट टर्म फ्रॉम बैंक, ठीक है ना, तो अनसिक्योर्ड लोन दे रखे 225 का। टू ट्वेंटी फाइव। और एक क्या है? करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग। जो ये कितना था? 209। 434। चेक कर लो भाई, यही आ रहा है। 225 तो पहले ही था, और 209 जो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म बोरिंग है, तो 434 हो गया। आगे बढ़ू जरा अभी, मतलब इस पे अननेसेसरी और ज़्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, वी आर क्लियर विद द कॉन्सेप्चुअल पार्ट, ठीक है ना। चलो, अभी मैं क्या करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ, बेटा हम लोग बैलेंस शीट पे थे, तो बैलेंस शीट पे आ जाएंगे मेरे साथ में सही बच्चे, एसेट साइड पे। बैलेंस शीट पे आ जाएंगे। आ, नहीं बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, वरना बेटा कि सिक्योर्ड लोन जो है वो आपके पास हमेशा लॉन्ग टर्म ही होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, उसमें क्या दिक्कत है, ठीक है ना। चलो आ जाओ बेटा, अभी जरा मेरे साथ आएंगे एसेट साइड पे। नो, एसेट साइड में मेरे प्यारे बच्चों दो ही है, एक है नॉन करंट एसेट, एक है करंट एसेट। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नॉन करंट एसेट, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट के अंदर पहली आइटम क्या है? पहली आइटम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इनटेंजिबल एसेट्स। ना, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हम किसको बोलते हैं बेटा? जो हमारे टेंजिबल वाले होते हैं, जो हमारे टेंजिबल वाले होते हैं, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हम टच महसूस कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे बिल्डिंग, लैंड, मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारे हमारे कौन से टेंजिबल वाले हैं। इनको हम पीपीई भी बोल देते हैं शॉर्ट में, नाम क्या बोलते हैं? पीपीई। तो इसके अंदर में ये ए हेडिंग मेन है, इसके अंदर में है देखो, पहला क्या है? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ठीक है ना। अब इसको लेके ना हम लोग जब एएस करेंगे, वैसे आप लोगों को बता देता हूं, दैट इज एएस नंबर 10 हमारा एक आता है, जो पूरा में एएस करेंगे, ठीक है ना। एक एएस नंबर 10 आएगा पीपीई को लेके। ऐसी इनटेंजिबल एसेट्स क्या है सर? पेटेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ठीक है ना, ये सारे हमारे आ जाते हैं इनटेंजिबल एसेट। इसको लेके हमारा एएस आएगा एएस नंबर 26, इसको लेके हमारा एएस आएगा एएस नंबर 26, ठीक है ना। हाँ, यहां पर में एक छोटी सी चीज का ध्यान रखना होता है, कि हमें वो कहता है कि आपने क्या करना है, आप जब इनको बनाते हैं तो आपको ना अपने पास बताना पड़ता है कॉस्ट कितनी है। वैसे मतलब शेड्यूल 3 की रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें क्वेश्चन में देगा तो ही हम बता पाएंगे। एक्यूमुलेटेड डेप्शन और डब्ल्यूडीवी, बुक वैल्यू बोल देते हैं आप उसे,
मान लो हमने ओरिजिनली कॉस्ट 10 लाख पे खरीदा था, आज तक उस पर 2 लाख की डेप्शन लग चुकी है, तो हमारा वो नेट बैलेंस शीट में कितना है 8 लाख। तो इसके जो शेड्यूल बनता है, नोट बनता है, उसमें दिखाया जाता है ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी, ओरिजिनली कितने में खरीदा था, आज तक कितनी डेप्शन लग चुकी है, और फिर नेट वैल्यू कितने पे दिख रहा है। तो हमें वो चीज अपने पास बतानी पड़ती है, ओरिजिनल कॉस्ट एक्यूमुलेटिव। ये नॉलेज के लिए बात है, क्वेश्चन देगा डाटा तो हम दिखा देंगे, वरना वो सीधा आपके पास में जो है हम सीधा लिख देंगे, वैल्यू सीधा ही देगा, भाई 8 लाख पे आज दिख रहा है, हमें नहीं पता कॉस्ट कितनी है तो मैं 8 लाख पे दिखाऊंगा, वो आने भी वैल्यू बाहर 8 लाख ही है, पर ये तो नोट्स के अंदर दिखाने वाली बात हो जाती है, ठीक है ना। ये एएस अभी आपको याद रखने की लोड नहीं है, ये ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, सिलेबस पूरा इसी पे है आगे जाके, ये तो मैं रेफरेंस दे रहा हूं सिर्फ। अच्छा मुझे बताओ, बिल्डिंग बन चुकी है, बिल्डिंग बन चुकी है, क्या उस पर डेप्शन लगनी चालू हो जाएगी, क्या उस पर डेप्शन लगनी चालू हो जाएगी, यस। अब जो बिल्डिंग बन चुकी है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो यहां पे आएगी, वो यहां पे आएगी, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, अगर मैं आपसे कहता हूं बिल्डिंग अभी बन रही है, बिल्डिंग अभी बन रही है, बनी नहीं अभी, भाई अभी हम बनवा रहे, ठेकेदार अभी बना रहा है, तो अभी आपके पास बिल्डिंग अभी बन रही है, तो जो बन रही होती है उसे क्या बोलते हैं सर, बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन, पर उसे टेक्निकली नाम क्या बोला जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। क्या बोला जाता है, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो जो आपका पीपीई का हिस्सा बन रहा होता है वो कैपिटल डब्ल्यूआईपी होता है, इस पे डेप्शन नहीं लगनी चालू होती, क्योंकि वो कब लगेगी, जब वो एसेट बनकर तैयार हो जाएगा, जब वो एसेट बनकर तैयार हो जाएगा, अभी वो बन रहा है तो वर्क इन प्रोग्रेस, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है ना। ये रॉ मटेरियल वाला नहीं है जो स्टॉक बन रहा है, ये कैपिटल डब्ल्यूआईपी है, मेरा फिक्स एसेट है वो बन रहा है। अच्छा इसी तरीके से मान लीजिए मेरे साइंटिस्ट अभी कोई फॉर्मूला बना रहे हैं, मेरे साइंटिस्ट अभी कोई फॉर्मूला वगैरह बना रहे हैं, उसके बाद मैं उसका पेटेंट वगैरह करवाऊंगा, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। तो ये इनटेंजिबल का जो बन रहा होता है वो यहां अलग से आता है। आप बात समझ, बच्चों को कई बार आइडिया नहीं होता ये दोनों का मतलब क्या है। जो बन चुके हैं जिनको डेप्रिशिएट अमोर्टाइज करते हो वो अलग है, जो बन रहे हैं अभी, तो वो जो पीपी का बन रहा होता है उसे बोलते हैं कैपिटल डब्ल्यूआईपी, जो इनटेंजिबल का बन रहा होता है उसे बोलते हैं इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। ये वैसे बातें हमारी रिस्पेक्टिव ईएस में जाके हो जाएगी, रिस्पेक्टिव ईएस में जाके बातें हो जाएगी, ठीक है ना। ये मेरे को बात बतानी थी। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स हमें पता है, ठीक है ना। इसमें चलो मैं आगे आपको और चीज भी बता देता हूं एक बार के लिए, यहां पे मैंने लिखा हुआ है, तो ये पीपी एंड इंटेंजिबल के देखो सारी चीज आपको लिखी हुई है, पीपी और इंटेंजिबल के एग्जांपल्स भी लिखे हुए हैं। ये पीपी है, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, व्हीकल वगैरह। इनटेंजिबल में गुडविल, ब्रांड, सॉफ्टवेयर, कॉपीराइट, लाइसेंस वगैरह आ गए, तो ये चीजें आपको बतानी पड़ती है, ठीक है ना। फिर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होगी, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी होगी बेटा, हमने सीखा हुआ है, एएस 13 के अंदर बात कर चुके हैं, जिन बच्चों ने एएस 13 मेरे साथ लगाया है, जो मेरी इंटेंशन है लंबे समय तक रखने की, जो मेरी इंटेंशन होती है लंबे समय तक रखने की, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, मान लीजिए लैंड बिल्डिंग में करी, इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह करी है, डिवेंचर, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फर्म वगैरह, इन्वेस्टमेंट जहां भी कर रखी है आपने वो आ जाएगी, जहां लंबे समय के लिए, जहां लंबे समय के लिए, ठीक है ना। उनका बताना पड़ता है कितना कोटेड है, कितना अनकोटेड इन्वेस्टमेंट है, और अगर कोई प्रोविजन बनाई है फॉर डिक्लाइन, एक बात याद रखना, गांठ बांध लीजिए, किसी भी एसेट के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन बनाते हो, किसी भी एसेट के ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग प्रोविजन बना रहे हो, जैसे आप प्रोविजन फॉर डेप्शन बोलते हो, जैसे आप एक्यूमुलेटेड डेप्शन बोलते हो, आप ये प्रोविजन फॉर डिक्लाइन बनाते हो, याद है परमानेंट डिक्लाइन की प्रोविजन बनाते हो, या आप डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, डेटर्स के ऊपर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाते हो, हमारा शेड्यूल 3 कहता है उसे रिस्पेक्टिव एसेट से ही माइनस करके दिखाना है, उसे रिस्पेक्टिव एसेट से ही माइनस करके दिखाना है, उसे लायबिलिटी साइड नहीं दिखाना। कल जब मैं आप बच्चों को लायबिलिटी साइड सिखा रहा था तो कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा भी था, सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां आएगा, मन में आया था ना सवाल कि सर ने कल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का नाम नहीं लिया, तो बेटा वो अभी बताऊंगा, वो डेटर में से ही माइनस होकर दिखती है। सेम तरीके से अगर नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर कोई प्रोविजन बनाई है डिक्लाइन की, तो वहीं से माइनस होकर दिखेगी, परमानेंट डिक्लाइन वगैरह की जो बनाते थे, ठीक है ना, वैल्यूएशन बेसिस वगैरह बताना है, ठीक है ना, तो वो चीज आ जाती है। फिर आपके पास आता है कोई लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांस, अगली आइटम क्या है, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस वगैरह हो गया, लंबे समय के लिए किसी को एडवांस दिया तो कैपिटल एडवांस दिया है भाई, फिक्स एसेट के लिए आपके पास में एडवांस दिए, किसके लिए, फिक्स एसेट के लिए, भाई अभी मैंने मशीनरी या बिल्डिंग के लिए एडवांस दे दिया है, ठीक है ना, वो बाद में आएगा, जो फिक्स एसेट वगैरह के लिए एडवांस दिया वो आ गया। लोन एडवांस किसको दिया है, किसी रिलेटेड पार्टी को दिया है, ठीक है ना, इनका बताना पड़ता है सिक्योर्ड कितना, अनसिक्योर्ड कितना, अगर कोई डाउटफुल वगैरह। अदर नॉन करंट एसेट के आगे कोई लॉन्ग टर्म ट्रेड रिसीवेबल है, हमने गुड्स उधार पे बेचे हैं पर जो पैसा मिलेगा वो 1 साल के बाद मिलेगा,
तो उसे अदर नॉन करंट में दिखाते हैं, क्वेश्चन में रेलिवेंट नहीं होता, ठीक है ना। कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह दिया है, काफी बार आप लोगों को ध्यान होगा, कई बार ऐसा होता है ना, मान लीजिए आप टेलीफोन का कनेक्शन लगवाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लगवाते हैं, तो आपको क्या देना पड़ता है, सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, आपको पता है। आप लोग जब घर पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन लेते हैं, गैस का कनेक्शन लेते हैं, तो क्या देना पड़ता है, आप सिक्योरिटी डिपॉजिट देते हैं। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको वापस मिल जाती है, कब मिलती है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको कब वापस मिलता है, वो आपको तब वापस मिलता है बेटा जब आप कल को कनेक्शन कैंसिल कराओगे, 2 साल 5 साल 10 साल बाद, जब भी आप कनेक्शन कैंसिल कराओगे, तो जो आपने वो सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है ना, वो हमारा यहाँ पे एक प्रकार से दिख जाता है अदर नॉन करंट एसेट्स में, अदर नॉन करंट एसेट्स में, ठीक है ना। वो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट कह रहे हैं, ऑब्वियसली लंबे समय की बात होगी ना, फिर उनका आपको बताना पड़ता है कितना सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड, डाउटफुल वगैरह, वो आप बता देते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारी कुछ कुछ चीजें आ जाती है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो हमने डेफर्ड टैक्स एसेट, तो बेटा AS 22 की रेलिवेंस है, तो वो मेरे को बताने की लोड नहीं है, वो AS 22 में रोल प्ले करेगा, वो वहां पे जाके सीख जाओगे अब क्या होता है डेफर्ड टैक्स एसेट। जैसे ऊपर डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी था, यहाँ डेफर्ड टैक्स एसेट है, ठीक है ना, तो वो हम AS 22 में समझते हैं। फिर कोई लॉन्ग टर्म लोन एडवांस अभी समझाया, कैपिटल एडवांसेस, रिलेटेड पार्टी को लोन वगैरह दिया, अदर नॉन करंट एसेट वगैरह आ गया। आपको एक मजे की बात बताऊं, आपको एक मजे की बात बताऊं, लिस्ट बड़ी लंबी, आपको लगेगा यार इतना याद कौन रखेगा, भाई साहब 99.99% क्वेश्चंस में, 99.99% क्वेश्चन में आपको जो वैल्यूज दिखेगी ना, वो ये दिखेगी, ये दिखेगी, या कभी कभार कोई इन्वेस्टमेंट दिख जाएगी, बाकी नहीं दिखती इसमें। बाकी आप देखेंगे ना, इतने सारे हम चैप्टर्स करेंगे जहां पे हम बैलेंस शीट बनाएंगे, पर आपको बड़ा रेयर केस होगा कि कोई और मिलेगी, बड़ा रेयर केस होगा कि कोई और मिलेगी। आपको ज्यादातर केस में यही 3 मिल रही होती है इसमें, एटलीस्ट नॉन करंट एसेट में, नॉन करंट एसेट में। तो बाकी आपको जनरली देखने को नहीं मिल रही होती, जनरली देखने को नहीं मिलती, रेयर केस में आज ये बात अलग है। तो आपको जो ध्यान और जो याद रखना है वो यही याद रखना है, पीपी, इंटेंजिबल एसेट, हाँ उसके जो बन रहे होते हैं वो मैंने आपको बता दिया उनको क्या बोलते हैं, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स कभी आ सकती है, ये चीजें आपको जनरली देखने को नहीं मिलती है क्वेश्चंस में। रेयर केस हो जाए तो बात अलग है, रेयर केस हो जाए, ठीक है ना। फिर आते बेटा करंट एसेट्स, फिर आते बेटा करंट एसेट्स। तो उसके अंदर में 6 चीजें हैं, उसके अंदर में 6 चीजें, तो इनको एक एक करके डिस्कशन करते हैं, वो मैंने आगे जाके डिस्कशन करी हुई है एक एक करके। तो इसमें सबसे पहले है करंट इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है ना। बेटा याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी है, प्लीज डोंट वरी एट ऑल। अभी हमने क्वेश्चन तो चालू भी नहीं करे, और पता नहीं कितने सारे चैप्टर्स है जिसके अंदर में हम ये करेंगे, जिसमें हम ये बनाएंगे, प्लीज समझो। तो आपको ऑटोमेटिकली, मैं सच्ची बता रहा हूं, मुझे जस्ट 15 से 20 दिन दे दो, या आप दिसंबर एंड महीना दे दो, आपको रात में सपने में बैलेंस शीट आनी शुरू हो जाएगी और पूरी एकदम फॉर्मेट में आएगी, और आप एक भी आइटम नहीं भूलोगे। जस्ट बिलीव मी, इतनी बार हम बनाएंगे भाई, इतनी बार बनाएंगे, इतने सारे चैप्टर है, ठीक है ना, जिसमें बनानी है, तो घबराओ मत, ठीक है ना। चलो, करंट इन्वेस्टमेंट्स कौन सी है सर, जो इन्वेस्टमेंट में हमारा इंटेंशन के अप टू 1 ईयर, मतलब है इन्वेस्टमेंट वही कि मैंने किसी के इक्विटी शेयर खरीदे, प्रेफरेंस शेयर वगैरह खरीदे, बट हमारी इंटेंशन क्या है, अप टू 1 ईयर, हमारी इंटेंशन क्या अप टू 1 ईयर तक की। तो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर वगैरह, गवर्नमेंट सिक्योरिटी डिबेंचर, म्यूचुअल फंड वगैरह हो गए, इनका बताना है कोटेड कितनी है, अनकोटेड कितनी है, ठीक है ना, वो सारी चीजें आती है। इन्वेंट्री, इन्वेंट्री 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 नो, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक, इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक। तो स्टॉक किसका होता है सर, देखो अगर तो हमारे पास में, अगर तो हमारे पास में, ध्यान सुनना, रॉ मटेरियल, अब मैन्युफैक्चरर है तो 3 प्रकार का स्टॉक होगा, रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स। अगर हम ट्रेडर है तो सिर्फ एक प्रकार तो स्टॉक इन ट्रेड, तो रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स, स्टॉक इन ट्रेड वगैरह हो गया, ठीक है ना। ये सारा जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आ जाता है, क्लोजिंग स्टॉक जो आ जाता है। अच्छा, कई बार चोर्स एंड स्पेयर्स वगैरह, लूज टूल्स वगैरह, ये क्या होते हैं, ये होते हैं बेटा मशीनरी वगैरह के स्पेयर पार्ट्स वगैरह जो होते हैं। आपने देखा मशीनरी वगैरह के औजार वगैरह की छोटी मोटी जो चीजें पड़ी है, मशीनरी के पार्ट्स वगैरह पड़े हैं, नट्स बोल्ट्स वगैरह पड़े हैं, तो वो ये आ जाते हैं, वो ये आ जाते हैं जो स्पेयर पार्ट्स वगैरह होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसमें एक छोटी सी चीज आती है फॉर नॉलेज, इसमें एक छोटी सी चीज आती है फॉर नॉलेज बेटा, जो हमारे पास में चोर्स एंड स्पेयर्स है, और लूज टूल्स है, प्लीज सुनना मेरी बात ध्यान से। इसमें अगर हमें क्वेश्चन, अगर हमें क्वेश्चन ये बात स्पेशली बोल दे कि ये मीट कर रहे हैं डेफिनेशन ऑफ PPE को,
मैं क्या बोल रहा हूं, अगर हमें कभी किसी सिनेरियो में ये बात बोल दी जाए कि जो स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट्स पड़े, नट बोल्ट वगैरह पड़े हैं, लूज टूल्स वगैरह जो पड़े हैं, अगर ये पीपी की डेफिनेशन को मीट कर दे, वो पीपी की डेफिनेशन में आपको सिखाऊंगा, वो नॉर्मल परिभाषा है कि उस चीज से जो हमें बेनिफिट मिलेगा, मतलब वो लंबे समय के लिए मिलेगा, 1 साल से ज्यादा समय के लिए मिलेगा, 1 साल से ज्यादा समय के लिए बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना, तो वो पीपी के आपके पास परिभाषा में चला जाएगा, ठीक है ना। तो उस केस में ये हमारे पास पीपी के तौर पे दिखाए जाएंगे, फिर ये इन्वेंट्री में नहीं आते हैं, फिर ये पीपी वाले में चले जाएंगे, फिर ये इन्वेंट्री में नहीं आते हैं, फिर ये इन्वेंट्री में नहीं आते। हाँ, ये मीट नहीं करते डेफिनेशन को, तो ये इन्वेंट्री ही है, तो ये इन्वेंट्री में दिखते हैं। सर हमें क्वेश्चन क्या ये बात बोलेगा, प्लीज मेरी बात समझो, क्या हमें क्वेश्चन ये बात बोलेगा? रेयर केस में बोल सकता है, रेयर केस में। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, अगर वो कुछ नहीं बोल रहा, तो लूज टूल, चोर्स एंड स्पेयर जो पड़े वो इन्वेंट्री में ही दिखाना है। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा तो लूज टूल्स वगैरह इन्वेंट्री में ही दिखाना है। बट मैं फिर से बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन स्पेशली बात बोल दे कि ये पीपी की डेफिनेशन को मीट कर रहे हैं, तो पीपी में जाएगा, फिर इन्वेंट्री में नहीं आता। या खुद ही बोल दे कि डेफिनेशन को मीट नहीं कर रहा, भाई फिर तो ऑब्वियसली बात इन्वेंट्री है। साइलेंट केस में भी यही मानना है, साइलेंट केस में क्या ही मानना है, यही मानना है, इवन इन साइलेंट केसेस में इन्वेंट्री ही मानना है। मतलब बच्चे के मन में क्या आएगा, या तो क्वेश्चन बताएगा या नहीं बताएगा, यही तो तुम्हारे मन में डाउट रहते हैं हमेशा। सर क्वेश्चन ने बताया, फिर तो जो बताया वो मैंने बता दिया क्या करना है, और अगर क्वेश्चन ने नहीं बताया तो भी मैंने बता दिया क्या करना है। तो मन में डाउट नहीं होना चाहिए, मन में डाउट नहीं रहना चाहिए किसी प्रकार से, ठीक है ना। तो मैंने उस चीज की क्लैरिटी दे दी। बाकी हम ये बात ना अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जब करेंगे वहां पे बात लिखी हुई है, ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने बात लिखी हुई है, तो इसलिए वो बात हमें मैं अभी एक बार लिख के छोड़ रहा हूँ, जब हम ईएस करेंगे तो वहां पे जब बात आएगी तो आप थोड़ा सा और समझ पाएंगे, ठीक है ना। अच्छा, फिर अगले वाला क्या, ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल मतलब बेटा हमारे पास डेटर, बीआर वगैरह आ गए। डेटर जो होते हैं जिनको गुड्स उधार पे देते हैं, बिल रिसीवेबल वगैरह हो गए, वो आ जाते हैं, ठीक है ना। इसके अंदर में हम यहीं पे बेटा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट को माइनस करके दिखाते हैं। तो जो डेटर की वैल्यू होती है, जो डेटर की वैल्यू, मान लो डेटर की वैल्यू आपकी 10 लाख है और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपके पास में 1 लाख है, तो यही माइनस करके दिखानी है। मतलब इसी के नोट में मैंने बोला वो लायबिलिटी साइड में नहीं जाता है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लायबिलिटी साइड में नहीं दिखाना है, वो आपका यहीं पे माइनस करके दिखाया जाता है, वो यहां पर ही माइनस करके दिखाया जाता है। साथ में इसकी एजिंग भी है, इसकी भी एजिंग है, जैसे ट्रेड पेबल की एजिंग थी, इसकी भी एजिंग है। हाँ, एजिंग पर आप तभी दिखा सकते हो जब इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन देगा। अच्छा, मुझे अब एक चीज बताना, मैं एजिंग दिखाने जा रहा हूं, मुझे फर्क बताना कि ट्रेड पेबल की एजिंग और इसमें क्या फर्क है। देखो क्वेश्चन में रेलिवेंट होना ना होना एक अलग बात है, पर मुझे आप फर्क बताना इसकी एजिंग में और उसमें। लेस देन 6 मंथ्स, 6 मंथ्स टू 1 ईयर, 1 to 2 ईयर, 2 to 3, मोर देन 3। बताओ ट्रेड पेबल और इसकी एजिंग में क्या फर्क है? कैन एनीवन टेल मी कि जो यहां पे लिखे हैं और जो ट्रेड पेबल की एजिंग में है उसमें क्या फर्क है? अरे सर हमें पता चल गया, वहां पे सबसे पहले वाला अप टू 1 ईयर था, फिर 1 to 2, 2 to 3, मोर देन 3 था, पर यहां पे थोड़ा और बारीकी में गए अप टू 1 ईयर वाले में। लेस देन 6 मंथ्स अलग है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर अलग है, लेस देन 6 मंथ्स अलग है, 6 मंथ्स टू 1 ईयर अलग है। बात समझे? उसके बाद सेम है 1 to 2 ईयर, 2 to 3 ईयर, मोर देन 3 ईयर। तो देयर इज अ डिफरेंस इन द एजिंग पार्ट कि जो एक्चुअली में है। देखो क्वेश्चन में तो जो इंफॉर्मेशन जो देगा तभी कर पाएंगे, यहां पे आपके द्वार है। क्या ये पैसे हमारे पास वो है कि हमें इतने सालों के बाद मिलेंगे? अरे ना रे बाबा ना, फिर से गलती मत कर देना कि तुम बोलोगे तो इतने सालों के बाद मिलेंगे। ये है कितना समय हो चुका है और तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं, यह कितना समय हो चुका है और तुम्हें पैसे नहीं मिले हैं। मतलब अगर जो लोग इन कैटेगरीज में आ रहे होंगे यानी कि वो ऑब्वियसली क्या है, इतना समय हो गया पैसे ही नहीं दिए, इतना समय हो गया पैसे ही नहीं दिए ना, तो वहां पे ऑब्वियसली आपको प्रोविजन वगैरह बनानी चाहिए ना कि आपके पास में ये रिफ्लेक्ट करता है इतना समय हो गया तुम्हारे पैसे रुके पड़े हैं। और इसमें बताते हो अनडिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा बट वो अच्छा इंसान है। अनडिस्प्यूटेड कंसिडर्ड डाउटफुल, लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा बट थोड़ा सा डाउट है। हाँ, डिस्प्यूटेड कंसिडर्ड गुड बड़ा रेयर केस है, झगड़ा भी चल रहा है पर अच्छा है, झगड़ा भी चल, तुम्हें पता है झगड़ा तो चल रहा है पर व्यक्ति अच्छा है,
कल को अपने पास शायद मान जाएगा, आज झगड़ा तो चल रहा है और यह है डिस्प्यूटेड कंसिडर डाउटफुल, ठीक है ना। तो यहां पर मैं वो इन सिनेरियोस में बांटते हैं, पर ये आप कभी भी दिखा नहीं पाते क्योंकि क्वेश्चन इस बारीकी का डाटा देता ही नहीं। भाई क्वेश्चन तुम ये इंफॉर्मेशन देगा तो तुम आराम से ये बना दोगे, क्वेश्चन देता ही नहीं। क्वेश्चन देता, पता है क्वेश्चन इसमें क्या देता है, पता है क्वेश्चन क्या देता है, सच्ची बताऊं, बता दूं आज, बता दूं, अभी बता दूं क्वेश्चन क्या देता है। हमारा इंस्टीट्यूट महान है, वो कहता है बच्चों को तकलीफ नहीं देंगे कि बच्चे इतना इतना बड़ा अपने पास में बनाएंगे। वो सिर्फ पता है क्या लिख के देता है, वो कहता है मान लो, मैं यहीं पे एग्जांपल में बताता हूं, हमारे क्वेश्चन में पता है कितना आएगा, बस इतना सा आएगा। हमारे क्वेश्चन में होगा टोटल डेटर्स जो दिख रहे होंगे, वो दिख रहे होंगे मान लो 20 लाख डेटर्स दिख रहे होंगे आपके पास में 20 लाख, ठीक है ना। और नीचे पता क्या बोलेगा, अलग से बस इसमें बताएगा लेस देन जो 6 मंथ्स है ड्यू वाले, वो लेट से 3 लाख है। बस वो एक दे रहा है, वो एक एजिंग का दे रहा है। अब आपने पता है क्या करना है, जब आप नोट बनाओगे तो आप लिखोगे डेटर, आप बोलोगे लेस देन 6 मंथ्स वाले कितने हैं, 3 लाख। तो मोर देन 6 मंथ्स वाले जो बाकी है वो अदर्स हो गए, वो मोर देन 6 मंथ्स है वो 17 लाख हो गए। भाई टोटल 20 लाख में से, टोटल 20 लाख में से सिंपल सी बात है 3 लाख वो है जिनके अभी ड्यू है 6 महीने से कम है, मतलब उनको भी 6 महीने से कम ही है, बाकी क्या है 6 महीने से ज्यादा। अब मुझे अगर ये इंफॉर्मेशन देगा तो ही तो मैं तोड़ूंगा ना, मुझे सिर्फ ये बता रहा है कि ये 3 लाख है, तो बाकी ये सारे ही 17 लाख हो गए ना, बस मुझे इतना सा काम करना है। हमारे पेपर में 99 पॉइंट हमारे क्वेश्चन में बस यही होता है। तो आपने 2 ही कैटेगरीज में बांट सकते हो, बस वो आपको एक देता है, लेस देन 6 मंथ्स दिया तो बाकी मोर देन 6 मंथ्स हो गया, या मोर देन 6 मंथ्स हुआ तो बाकी लेस देन 6 मंथ्स हो गया। बस भाई बस, है एक्चुअली में इतना बड़ा, है एक्चुअली में इतना बड़ा, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी ना, क्वेश्चन को भी इतनी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तभी तो तुम बना पाओगे। हमारा इसे कहता है छोड़ो, क्यों बच्चों को तकलीफ देनी, इतना इंफॉर्मेशन देना नहीं। बट तुम्हें आइडिया होना चाहिए कि प्रैक्टिकली ऐसे ही किया जाता है, कल को जाके तुम ऐसे ही करोगे। सही मैं बता रहा हूं, देखो मैं तुम्हारे को दिखा भी देता हूं, मैं तुम्हें कल बैलेंस शीट वगैरह दिखा रहा था ना कुछ कुछ, देखो ये जैसे ट्रेड पेबल का था तो ट्रेड पेबल में वो दिखा रहा था एमएसएमई अदर्स डिस्प्यूटेड वाला, ठीक है ना। ऐसे ही आपके पास एसेट वाला भी दिखाता हूँ, ये वाला ट्रेड रिसीवेबल वाला, देखो वो बनती ऐसी है, बनाना पूरा ऐसे है, वैल्यूज है कि नहीं वो बात अलग है, बनाते ऐसे ही है पूरा, प्रैक्टिकल वर्ल्ड में वैसे ही बनाया जाता है, पूरा बनता ऐसे ही है, ठीक है ना, पूरा बनता ऐसे ही है, वो बनना पूरा डिटेल में ही है वो प्रैक्टिकली, ठीक है ना। तो ये चीज आती है, क्वेश्चन में होना हो अलग बात है, क्वेश्चन में होना हो अलग बात है, ठीक है जी। फिर अगला क्या है, अगला क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये क्या है सर, सिंपल है, जो नगद पड़ा है, जो बैंक में पैसा पड़ा है, या जो चेक वगैरह इन हैंड है, सिंपल सी बात है भाई, चेक वगैरह भी तो पड़े होते हैं जो बैंक में डिपॉजिट नहीं कराए, वो चेक इन हैंड है, ठीक है ना। तो वो चीज आ गई। फिर हमें ये बताना पड़ता है कि इसमें छोटा सा पॉइंट है, क्वेश्चन में कई बार लिख देगा वो मैं क्वेश्चन से आपको क्लियर कर दूंगा। फिर बैलेंस विद शेड्यूल्ड बैंक एंड नॉन शेड्यूल्ड बैंक सेपरेटली। कई बार क्वेश्चन में बोलेगा कि शेड्यूल्ड बैंक में इतना पड़ा है, अनशेड्यूल्ड बैंक में इतना पड़ा है, तो हमें बस उसका डिस्क्लोजर देना कि सर शेड्यूल्ड बैंक नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से, बेटा सिंपल सी बात है, शेड्यूल्ड बैंक वो होते हैं, सरल भाषा में बात है, जिन पे आरबीआई की कृपा है, आरबीआई के ऐसे हाथ रखे हुए उनके ऊपर। इसका मतलब क्या है कि तुमने जिस बैंक में पैसा जमा कराया है वो आरबीआई की उस पर कृपा है, कल को अपने पास अगर वो पैसा बैंक डूबता है तो आरबीआई अपने पास दे देगा, कहने का मतलब। नॉन शेड्यूल्ड बैंक कौन से, जिस पे आरबीआई की कृपा नहीं है, तो तुमने अल्टीमेटली क्या ऐसी जगह पे पैसे रखे हुए हैं कल को उस पे डूबा भी जा सकता है पैसा। आप यूजर्स को बताओगे ना, यूजर्स को बताओगे ना कि कौन सा आपके पास में शेड्यूल्ड बैंक और कितना नॉन शेड्यूल्ड बैंक में, ये क्वेश्चन में आपको आएगा तो हम बता देंगे। इट इज सिमिलर टू, मान लो कि मेरे पास बैंक बैलेंस जो है, मैं अगर सरल बात बोलूं कि मेरे बैंक में जो है मेरा टोटल बैंक बैलेंस जो है वो 10 लाख है, और हमें बोलता है इसमें से 1 लाख जो है वो नॉन शेड्यूल्ड बैंक से है, तो सिंपल है, हमने यही बताना है, नॉन शेड्यूल्ड बैंक से 1 लाख है, शेड्यूल्ड बैंक से 9 लाख है, तो टोटल हो जाएगा।
ठीक है, टोटल हो जाएगा। तो वो चीज आ गई, बस आपको ये बता देना। वो तो क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन देगा तो हम दो हिस्सों में तोड़ देंगे। देखो एक का बताएगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली निकल जाएगा ना, टोटल अगर दे रहा है तो बस। फिर आते हैं शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस। ये है जो छोटे समय के लिए दिए हुए, लाइक थोड़े समय के लिए लोन एडवांस किसी रिलेटेड पार्टी को दिया, रिश्तेदार वगैरह को दिया हुआ है, आपके पास अदर कोई स्टाफ वगैरह को एडवांस दिया हुआ है। इसी में आपके पास आ जाता है एडवांस टैक्स। इवन क्या आ जाता है? एडवांस टैक्स। इसके बारे में आप इनकम टैक्स में पढ़ेंगे, इसके बारे में इनकम टैक्स में पढ़ेंगे। इनकम टैक्स में एक प्रोविजन आती है बेटा, आप ये सुनते होंगे कि जो टैक्स होता है हमें सरकार को वो अगले साल जाके देना होता है, जो हम रिटर्न भरते हैं। हम अगले साल जुलाई में सितंबर में जब रिटर्न भरते हैं, ठीक है ना, तो हम अपने पास टैक्स देते हैं। बट जब आप इनकम टैक्स के एक्ट को पढ़ते हो तो वहां पे एक और चीज आती है, वो कहता है कि आप अपने हर क्वार्टर के अंदर में इनकम को असेस करते हो पूरे साल की, और फिर उस केस के अंदर में आपके पास में जो आपको अपनी इनकम अनुमान लगाते हो, तो वो आपको क्वार्टर का जो एंड होता है उससे 15 तारीख को, मतलब मान लो पहला क्वार्टर 30 जून को खत्म होता है, तो 15 जून तक आपको सरकार को एक एस्टिमेटेड टैक्स पे करना होता है। वो साल के दौरान ही देते हो, साल के दौरान ही देते हो, वो एडवांस टैक्स होता है, जिसका आपको बेनिफिट मिल जाता है जब आप फाइनल रिटर्न भरते हो। तो आप हर क्वार्टर में आपको अपना अपना अनुमान लगा के अपने तरफ से एक बार टैक्स देते रहना पड़ता है। भाई सरकार को भी तो घर चलाना है, तुम अगले साल थोड़ा देखो, कमा तुम इस साल रहे हो, टैक्स अगले साल दोगे, तो सरकार ने नियम बनाया होता है कि एडवांस टैक्स। तभी ना, अगर मैं आपको एक चीज बोलूं छोटी सी, आप कभी भी किसी क्वार्टर के जब वो एंड हो रहा है उसकी 15 तारीख के बाद, मतलब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, उसके अगले दिन जनरली न्यूज पेपर्स में, मतलब आपके पास में जो है न्यूज वगैरह के अंदर में ये चीज आती है कि भाई महेंद्र सिंह धोनी ने, विराट कोहली ने, अक्षय कुमार ने, मतलब जितने बड़े थे, इन्होंने इतना एडवांस टैक्स जमा कराया, इतना एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराया, ये न्यूज में आ रहा होता है। तो आप ये पढ़ेंगे अभी अपने पास, कब आपको इनकम टैक्स में जसमीन से पढ़ाएंगे कि एडवांस टैक्स के होते हैं, कि वो कैसे निकाला जाता है, कैसे कंप्यूट किया जाता है, उसका कैसे बेनिफिट मिलता है, और अगर आप नहीं करते हो तो फिर उसके क्या रेपरकशंस है। तो वो एडवांस टैक्स एक तरीके का हम लोग शॉर्ट टर्म लोन एडवांस में कर, क्योंकि उसकी तो एडजस्टमेंट अगले एक साल में हो जानी है ना, वो एडवांस है ना जो जा रहा है हमारी तरफ से, ठीक है ना। फिर अदर करंट एसेट में आ गया जो ही बची हुई, लाइक एक्रूड इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट। जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, जो इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट बनता है, वो आपके पास जो अभी तक नहीं मिला हमारे को, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो वो आपके अदर करंट एसेट वगैरह में आ जाता है। तो दीज आर जनरल सी आइटम्स है, ठीक है ना। अब इस केस में अगर आप देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो हमारी क्या क्या आइटम्स है? करंट इन्वेस्टमेंट जो एक साल से कम पीरियड के लिए रखी हुई थी, इन्वेंट्रीज आ गया, स्टॉक वगैरह, ट्रेड रिसीवेबल आ गया, अभी मैंने आपको पढ़ाया था जो डेटर वगैरह हो गया, इसी में माइनस करना होता है, ठीक है ना। जो हमारे पास में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ गया, शॉर्ट टर्म लोन एडवांसेस आ गए, और अदर करंट एसेट्स आ गए, ठीक है ना। अब मेरी बात जरा ध्यान सुनना, हमारे क्वेश्चंस में अगर मैं बात करूं ओवर द इंटायर सिलेबस, तो बेटा आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में सारे ही देखने को मिल जाते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक बात पक्की है, ये तीन चीजें तो ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन में ही होती है यार, ये तो बचपन से भी करते आ रहे हो। बताओ कोई भी व्यक्ति अगर बिजनेस कर रहा है, स्टॉक होगा, वैसे बात कर रहा हूं, स्टॉक भी होता ही है। आप मैन्युफैक्चरिंग का काम करो, ट्रेडिंग का करो, नॉर्मल कोर्स में, ठीक है, आपके डेटर वगैरह भी होते हैं, और कैश और बैंक भी होता है। ये तीन तो होते ही होते हैं, आप मेरा पॉइंट समझ रहे हो, ये तीन तो जनरली होते ही होते हैं, ठीक है ना। तो वो चीज है। अब विकास बेटा, जो आपके पास में जीएसटी पेबल वगैरह है, टीडीएस पेबल वगैरह है, वो उधर अदर करंट लायबिलिटी में आ जाएगा जो पेबल है, और जो रिसीवेबल है वो एसेट साइड में करंट एसेट में आ जाता है बेटा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। चलो अब मेरी बात जरा ध्यान समझना, सिंस हम अभी तक चीजें सिर्फ समझने पे ध्यान लगा रहे हैं, और आपको लग रहा होगा पता नहीं यार नितिन सर को क्या हो गया, वो क्वेश्चन क्यों नहीं करा रहे। बेटा आप लोगों को ये बात नहीं पता कि जब तक मैं आप लोगों को इन चीजों के बारे में आइडिया नहीं दूंगा, तो जब हम क्वेश्चन में जाएंगे आपको पता ही नहीं रहेगा। या आप लोगों को कई बार लगता है बोरियत सी हो रही है, तीसरा लेक्चर होने को आ गया। मैं सच्ची बता रहा हूँ, इतना समय लगता है भाई। तभी तो बोला जाता है, जब फाउंडेशन में भी होता है कि हम डिटेल में, बहुत डिटेल में इस फॉर्मेट्स वगैरह को समझने की कोशिश करते हैं। याद करवाने की जिम्मेवारी मेरी, कॉन्फिडेंस आप लोगों को अप कराने की जिम्मेवारी मेरी। आप लोगों का सिर्फ एक ही कर्तव्य है, मुझे सुनना ध्यान से, बस, और कुछ नहीं है। आप लोगों का एक ही कर्तव्य है, वो आप लोग है कि क्या आप उतनी तवज्जो से, उतनी फोकस तरीके से मुझे सुन रहे कि नहीं सुन रहे। जस्ट ट्राई टू गेट द इंफॉर्मेशन विद इन।
एंड डोंट अपने पास सेल्फ डाउट करना बंद कर दो संस्कृति बेटा। सर ये हो गया, वो हो गया, पिछले चैप्टर से अजीब लग रहा है, पता नहीं क्या महसूस हो रहा है, हम तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन ही नहीं कर रहे। भाई करेंगे, सब करेंगे, ठीक है। तो ये बार बार ना प्लीज लिखना बंद कर दिया जाए करें, मुझे अजीब सा लगता है। मतलब आप बच्चे जो है जो बार बार ये लिखना चालू करते रहते हैं ना, सर ये हो गया हमारे से, वो हो गया, हमारे को अजीब सा लग रहा है, पता नहीं हमारे जीवन में क्या हो गया। आपकी आने वाला सारा जीवन इसी में निकल जाना है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ। आपके आधे से ज्यादा चैप्टर ऐसे जिसमें 14-14 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ बैलेंस शीटें बनानी है, तो मुझे समझाने तो दो पहले, फिर क्वेश्चंस करेंगे तो ही तो मजबूत होंगे। सर हम बड़े, तुम्हारे साथ दिक्कत यह है कि तुम लोग बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड हो, मतलब इन द सेंस जल्दी ओपिनियन बना लेते हो चीजों को लेके, बहुत जल्दी सरेंडर कर देते हो, ठीक है ना। चलो अब फटाफट से नॉन करंट एसेट और करंट एसेट में क्या क्या आइटम। सर नॉन करंट एसेट में जो याद रखने वाली है वो है पीपी एंड इंटेंजिबल, जिसमें पीपीए आता है विच इज टेंजिबल वाले आगे, इंटेंजिबल एसेट्स आए थे, फिर आपके रेयर केस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट वगैरह कोई आया था, बाकी चीजें होती नहीं है, डेफर्ड टैक्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांस, अदर नॉन करंट एसेट। करंट एसेट्स क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट्स आ गई जो रखी अप टू 1 ईयर के लिए, देन इन्वेंट्री आपके पास आ रही होती है, ट्रेड रिसीवेबल आ रहा होता है, फिर आपके पास में जो है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आ रहा होता है। डिस्क्लोजर जैसे जैसे आपके पास में क्वेश्चन हम करेंगे वैसे वैसे आपको आइडिया लगना चालू हो जाएगा, ठीक है ना। फिर कोई शॉर्ट टर्म लोन एडवांस दिए और आपके पास में अदर करंट एसेट कोई आता है तो वो लिख जाता है, ठीक है ना। ये आपके पास एक बार के लिए आइटम्स है। अच्छा इसके अंदर में इस सीक्वेंस को एज इट इज याद नहीं भी रखेंगे तो डोंट वरी एट ऑल, डोंट वरी एट ऑल, वो ऊपर नीचे भी हो जाए, मान लो पहले ट्रेड रिसीवेबल लिख दो फिर इन्वेंट्री लिख दो, कोई फर्क नहीं है, कोशिश करोगे तो याद भी हो जाती है, ऊपर नीचे हो भी जाए तो प्रॉब्लम नहीं। हाँ बट ये थोड़ी ना पेपर में करके आओगे कि तुम पहले करंट लिखोगे फिर नॉन करंट लिखोगे, भाई इतना तो बुद्धि रहेगी, इतना तो आप कर चुके होंगे कि इसमें गलती नहीं करोगे, ठीक है ना। चलो अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अब मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं पहले कुछ बात करने वाला हूं, मैं पहले कुछ बात करने वाला हूं, ये उसी पेज पे है, 7th पेज पे है जहां अदर करंट एसेट लिखा था, उसी में बेटा आप लोगों के पास में क्या एडिशनल डिस्क्लोजर्स कुछ लिखे हैं। ये जो एडिशनल डिस्क्लोजर्स है ये अगेन सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए है, क्वेश्चन से इसका लेना देना नहीं है, मैं इसलिए फटाफट इसे गो थ्रू करा दूंगा, इसमें मैं ज्यादा माथापच्ची नहीं करूंगा, ठीक है ना। नो ये सिर्फ नॉलेज पात्र के लिए, कि आपको और चीजें बतानी होती है, किसके लिए बता रहे हो, यूजर्स के लिए बता रहे हो, ठीक है ना। जैसे टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी विच इज नॉट हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी, आपने कुछ ऐसी आपके पास जो इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन वगैरह के कागज वगैरह जो कंपनी के शायद नाम पे नहीं, आप काफी बार क्या करते हो आप इंप्लॉय वगैरह के नाम पे वो कर लेते हो, या जिनमें लड़ाई झगड़ा वगैरह चल रहा होता है वो सारी चीजें, तो वो आपको अलग से बताना पड़ता है, वो आपको अलग से बताना पड़ता है, ठीक है ना। फिर कैपिटल WIP इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट का एजिंग शेड्यूल भी देना पड़ता है। ये क्या चीज है, जो बिल्डिंग बन रही है, जो फॉर्मूला बना रहे हो, ये बताना पड़ता है कितने समय से, तो उसकी भी एजिंग देनी पड़ती है, जैसे डेटर और क्रेडिटर की दे रहे थे, ठीक है। फिर डिटेल्स एज अ विलफुल डिफॉल्टर, जहां तुमने अपने डिफॉल्ट किया था, मैं कुछ और नहीं बोलूंगा, जहां कंपनी ने डिफॉल्ट किया था, जहां कंपनी ने डिफॉल्ट किया था, तो जहां पे कंपनी को डिक्लेयर किया गया था विलफुल डिफॉल्टर किसी बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने, तो उसकी डिटेल देनी है, क्या डेट, नेचर, अमाउंट, क्या डिफॉल्ट था। भाई तुमने लोन वगैरह के पैसे नहीं दिए ना तो आपको डिफॉल्टर माना जाता है, तो आपको उसकी डिटेल्स देनी पड़ती है। तो तुम चीख चीख कर सारी दुनिया को बता रहे हो मैं ऐसा हूं, बात समझ रहे हो। तो ये तुम्हारे करतूते, तुम्हारे कारनामे सारी दुनिया को बताए जाते हैं अलग से, बात समझ रहे हो। तो ये बताने वाली बातें है, ये वो कह रहा है दिखाओ, ठीक है ना, ये बताने को कहता है वो डिफॉल्टर, तुमने जहां जहां डिफॉल्ट किया बताओ यूजर्स को, ठीक है। फिर तुम्हारा रिश्ता अगर किसी स्ट्रक ऑफ कंपनी के साथ है तो बेटा देयर इज अ लिस्ट ऑफ स्ट्रक ऑफ कंपनीज जो ROC की वेबसाइट पे दिखती है, मतलब जिन कंपनीज को ROC ने स्ट्रक ऑफ कर दिया है, ठीक है ना। अगर तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता था तो तुम अपने पास में क्या कर रहे हो, तुम्हारा झोल जाल है भाई, वो तो ROC ने अपने पास स्ट्रक ऑफ कर दी कंपनी वगैरह, तुम उसके साथ अभी भी अपने पास में रिश्ता बना के बैठे हो, तो तुम्हारा फिर से करतूतें दिखाई जा रही है, तुम्हारी करतूतें बताई जाएगी कि तुम्हारा अगर किसी रिलेशनशिप है, ठीक है ना। फिर फॉलोइंग रेशियोज भी बतानी होती है, ये रेशियोज बतानी पड़ती है, ठीक है ना। ये अलग अलग रेशियोज है, बचपन में सीखा करते हैं, आपके FM के सब्जेक्ट में भी आएगी, करंट रेशियो, डेट इक्विटी, मुझे यहाँ नहीं सिखानी, ना किसी क्वेश्चन में आती है, बट ये रेशियो बतानी पड़ती है। इसमें एक पॉइंट जो आपके किसके लिए याद रख सकते हैं, MCQ के लिए सिर्फ, अगर कभी बन जाए, अगर चेंज 25% से ज्यादा है किसी रेशियो में पिछले साल से, तो उसका रीजन भी देना होता है, तो उसका आपको रीजन भी देना होता है। मान लो मैं कहता हूं कि आपकी, वैसी फॉर एग्जांपल बताता हूं, आपकी करंट रेशियो
लास्ट ईयर में आपकी रेशियो 2 थी। अब इस साल में आपकी करंट रेशियो मान लो 2.8 हो गई। तो सभी बच्चे बस मुझे बताओ कि 2 से अगर 2.8 हो रही है, क्या इन दोनों के बीच में जो गैप है वो 25% से ज्यादा है? क्या वो जो गैप है 25% से ज्यादा है? फटाफट से बताओ। हाँ सर, अगर 2 से 2.8 हो रहा है तो एक्चुअली में 40% आपका इंक्रीज हुआ है। देखो, कम होना या बढ़ना उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो चेंज 25% ज्यादा है। तो क्योंकि ये 40% जो है वो 25% से ज्यादा है, तो आपको रीजन बताना है बस चेंज का। भाई किस वजह से हुआ, मतलब कौन सी आइटम इंक्रीज ज्यादा हो रही है, घट रही है, जो भी है, तो आपको उसका रीजन देना पड़ता है। तो वो ये आपके पास एक चीज डाली हुई है कि ये जो रेशियोज है वो बतानी है, और अगर इनमें किसी रेशियो में चेंज 25% ज्यादा है तो उसका रीजन देना पड़ता है। ओनली फॉर ज्ञान। ये कौन सी बातें थी? ज्ञान भरी बातें थी। तो हमें ये बातें भी थोड़ी थोड़ी आइडिया होनी चाहिए कि ये चीजें आपके पास में बताने लायक जो है, मतलब ठीक है ना। अब आते हैं उस चीज पे, अगर मैं सही मायने में बात करूं कि जो हमारा एक लास्ट आपके पास में जो है पार्ट है, उसके बाद हम थोड़ा सा और फिर वो प्रैक्टिकल वाले पार्ट पे चले जाएंगे। ये लास्ट एक अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट है। हमने पीएनएल सीखा, हमने बैलेंस शीट सीखी, और फिर हमारे पास में एक चीज आ रही है विच इज कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। कंटिजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। ना ये क्या चीज आ रही है बेटा? ये कुछ आइटम्स दी गई है जिन्हें हमें ना बैलेंस शीट के नीचे अलग से दिखाना पड़ता है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमारी आज एक्चुअल लायबिलिटी नहीं है, बट कल को बन सकती है, जिसका होना या ना होना हमारे हाथों में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है। तभी वो कंटिजेंट है। इट इज कंटिजेंट ऑन दी अपने पास हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ सर्टेन इवेंट, अनसर्टेन इवेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये आपके पास कुछ एग्जाम्पल से कुछ चीजें दी गई जो हमारे क्वेश्चंस में कभी ना कभी एक आधी चीज कभी दिख जाएगी। तो बस हमें करना क्या, बैलेंस शीट के नीचे बस इसे अलग से दिखाना होता है। ये पार्ट ऑफ दी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं है, इसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं डल रही, बस नीचे लिख दिया जाता है, इनको नाम से नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है ना। जैसे सबसे पहले क्लेम अगेंस्ट द कंपनी नॉट एक्नॉलेज एज डेट। फॉर एग्जाम्पल सिंपली कोर्ट में कोई केस वगैरह चल रहा है, कोर्ट में अभी केस चल रहा है, अभी पेंडिंग है, आपको नहीं पता आप हारोगे कि जीतोगे। किसी ने आपके अगेंस्ट में कोर्ट में केस कर रखा है और आपके ऊपर 10 लाख रुपए का दावा बोला हुआ है, क्लेम का अमाउंट 10 लाख है। अब आपको नहीं पता हम केस हारेंगे कि जीतेंगे, हमें नहीं लग रहा हम केस हारेंगे। तो उस केस के अंदर वो क्या है, क्लेम है अगेंस्ट दी कंपनी। कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने क्लेम किया है जिसे हमने अभी तक अपनी लायबिलिटी नहीं माना। नॉट एक्नॉलेजेस डेट का मतलब जिसे हमने अभी तक अपनी लायबिलिटी नहीं माना, कंपनी के अगेंस्ट में किसी ने क्लेम किया, तो वो क्या है, कोई कोर्ट केस वगैरह पेंडिंग है, कंटीजेंट लायबिलिटी। क्योंकि कल को अगर केस हार गए तो आपको पैसे देने पड़ेंगे ना, कल को अगर केस हार गए तो आपके पास में पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आपका क्या है, कंटीजेंट लायबिलिटी है। सेकंड क्या है, गारंटी। नाउ व्हाट इज गारंटी? मैं एक बार के लिए आपको सरल भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है ना। एग्जाम्पल नोट करने की जरूरत नहीं है, बाद में आप अगर लेक्चर के बाद अगर आपको लगता है आप करना चाहते होंगे तो फिर आप कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी आपके पास इतना कोई वो नहीं है, मैं ये नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। जिसको लगता है वो नोट करना चाहेगा तो वो कर सकता है। मान लीजिए बेटा एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ना बी लिमिटेड ने लोन फ्रॉम बैंक लिया, मान लीजिए 50 लाख का, मान लीजिए 50 लाख का। तो बी लिमिटेड के लिए वो जो लोन है वो कहाँ दिखेगा सर? उसके लिए लोन जो है अगर लंबे समय के लिए तो लॉन्ग टर्म बोरिंग, थोड़े समय के लिए तो शॉर्ट टर्म बोरिंग। वो एक्चुअली में उसने लोन लिया है, जो उसने लोन लिया है वो लोन लेना उसकी क्या एक्चुअल लायबिलिटी है, जो लॉन्ग टर्म में शॉर्ट टर्म, उसने पैसे लिए तो बैंक टू बैंक लोन एंट्री डाली होगी। बट बैंक वालों ने क्या बोला था इसको, बैंक वालों ने क्या बोला था, अच्छा तुम लोन लेने वाले हो ना, तो तुम्हें हमें क्या देनी पड़ेगी, तुम्हें हमें अपने पास में गारंटी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? गारंटी देनी पड़ेगी। तो बैंक वालों ने इसे बोला कि हमें क्या लाके दो, गारंटी लाके दो किसी थर्ड पर्सन की।
किसी थर्ड पर्सन की गारंटी ला के दो, तो तुम अपने पास में मैं कहीं और एग्जांपल ले जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगा। काफी बार तुमने जीवन में किसी और के लिए इंश्योरेंस दी भी है, ये व्यक्ति बहुत नेक है, ये कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, ये बहुत भला मानस है। तुमने बहुत बार ऐसे बोला हुआ है, तुम आश्वासन देते हो ना दूसरे लोगों को, हाँ हाँ इसकी गारंटी मैं लेता हूं, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। तो उसी प्रकार से यहां पर मैं बी लिमिटेड किसके पास गया, ए लिमिटेड के पास। भी ऑब्वियसली डायरेक्टर्स वगैरह मान लीजिए कॉमन वगैरह होते हैं, वो दूसरी उसी की कंपनी है, तो वो क्या करता है, वो क्या करता है, ये गारंटी दे रहा है किसको, बैंक को गारंटी दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा, गारंटी दे रहा है। किसको दे रहा है गारंटी, बैंक को दे रहा है। किसके बिहाफ पे, किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ बी लिमिटेड। किस चीज की गारंटी दे रहा है, किस चीज की गारंटी दे रहा है, कल को अगर बी लिमिटेड ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। ए क्या कह रहा है, बी ने पैसे नहीं दिए तो मैं दूंगा। तो बेटा जब ए लिमिटेड अपनी बैलेंस शीट बनाएगा तो उसने जो ये गारंटी दी है, उसने जो ये गारंटी दी है, ठीक है ना, तो उस केस के अंदर में, उस केस के अंदर में तुम्हारे पास में ये गारंटी देना कहां दिखेगा, कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में। किसकी बैलेंस शीट में, किसकी बैलेंस शीट में, ए लिमिटेड की बैलेंस शीट में, क्योंकि उसने गारंटी दी है, उसने गारंटी दी है कि अगर बी कल को पैसे बैंक को नहीं देगा तो ए लिमिटेड देगा। तो जो गारंटी दे रहा है, जो गारंटर है, जो श्योरिटी है एक प्रकार से, वो अपनी किताब में से क्या दिखाता है, ऐसे कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। देखो जिसने लोन लिया उसकी तो एक्चुअल लायबिलिटी है, बात समझे। तो यहां पे ए लिमिटेड अपनी किताब में से क्या दिखाएगा, दिखाएगा कॉन्टिजेंट लायबिलिटी। समझ आ गई बात, क्यों है ये, क्योंकि कल को अगर उसने पैसे नहीं दिए तो आपके पास ए लिमिटेड को देने पड़ेंगे, ठीक है ना। तो पर्सन हु इज गिविंग द गारंटी, उसे अपने पास में क्या दिखाना पड़ता है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी दिखाना पड़ता है। ये बात क्लियर होगी, यस सर। अगला है एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर। एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर, नो इसे भी समझ लेते हैं। मैं सबके एग्जांपल लेता रहूंगा आपके साथ में, ठीक है ना। प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स, कभी ना कभी पहले जीवन में करे होते हैं, समझाए होते हैं आप लोगों को, इवन फाउंडेशन में ही मैंने समझाया होता है, बट फिर भी आपके पास में जो है एक बार के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। श्रीधर पूछ रहे हैं बैलेंस शीट की कौन सी साइड में आता है। बेटा ये बैलेंस शीट के नीचे आता है, बैलेंस शीट का पार्ट अलग से है, खत्म हो जाती है बैलेंस शीट, टोटल हो जाता है, मैच हो जाता है, उसके बाद नीचे अलग से दिखाया जाता है हेडिंग बना के। इसकी कोई एंट्री नहीं डल रही, ये सिर्फ डिस्क्लोजर पर्पस के लिए है, ठीक है। कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर्स, ठीक है ना। ना ये क्या केस है, मान लीजिए बेटा कंपनी है, उसके पास ना 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, 6 लाख का। 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 6 लाख का। नो ईयर नंबर 1 था, ईयर नंबर 1 था, इस कंपनी को बिजनेस में प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नो प्रॉफिट। तो जब प्रॉफिट नहीं हुआ तो ये डिविडेंड भी नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। अभी हम डिविडेंड की बात वैसे करेंगे अभी थोड़ी देर आगे जाके। डिविडेंड क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट कमाते हो तो फिर आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट बांटते हो, ठीक है। जैसे पार्टनरशिप फर्म में तो क्या होता है, प्रॉफिट पीएसआर में बांट के खत्म कर लेते हैं। कंपनी के केस में क्या होता है, वो डिविडेंड बांटना, उसे प्रॉफिट को बांटना डिविडेंड बोलते हैं, ठीक है ना। अब पहले साल अगर लॉस हुआ, मतलब लॉस हुआ तो फिर कोई डिविडेंड नहीं बटेगा, ठीक है। अब ईयर 2 में प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है आपके पास में, हमने 12 लाख का प्रॉफिट कमाया, मान लीजिए हमने प्रॉफिट कमाया 12 लाख। अब जब मैंने प्रॉफिट कमाया, मैंने डिविडेंड देना है ना। डिविडेंड में जब हम सीखते हैं, हमारे 2 प्रकार के शेयर होल्डर होते हैं, प्रेफरेंस है, इक्विटी। तो मैं पहले किसको दूंगा डिविडेंड, प्रेफरेंस वालों को, नाम में ही प्रेफरेंस है ना, तो प्रेफरेंस का मतलब क्या, उन्हें पहले डिविडेंड दिया जाएगा। नाउ द क्वेश्चन विच कम्स इज, जब मैं प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दूंगा, जब मैं प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड दूंगा तो क्या मैं उनको
6 लाख के ऊपर ये 10% बनता है बेटा, इनकी कैपिटल के ऊपर रेट लग जाता है, ये होता है डिविडेंड इनका। 6 लाख के ऊपर 10%, 60,000 पे। तो विल आई गिव देम 60,000, या जो उनका पिछले साल का है वो भी तो देना था भाई, पिछले साल तो दिया नहीं था उनको, तो क्या वो भी देना है? तो कहता है वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है। डिपेंड किस पे करता है? डिपेंड इस पे करता है कि जो मेरे प्रेफरेंस शेयर्स है वो क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है। प्रेफरेंस शेयर्स मेरे क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है? तो अगर मेरे पास में प्रेफरेंस शेयर्स नॉन क्यूमुलेटिव है या क्यूमुलेटिव है, उससे फर्क पड़ता है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि अगर तुमने किसी साल में उनको डिविडेंड नहीं दिया, क्यूमुलेटिव का मतलब होता है अगर तुमने उन्हें लास्ट ईयर जैसे डिविडेंड नहीं दिया, तो तुम जब उन्हें अगले साल दोगे तो पिछले साल का भी दोगे। तो आप अपने पास में क्या करोगे, 60 + 60 करके 120 दोगे। तो जिस साल नहीं दिया था वो भी आपके पास ऐड हो जाता है, वो एक्यूमुलेट हो रहा है। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या? एक्यूमुलेट हो रहा है। और नॉन क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? नहीं दिया मतलब बात खत्म, नहीं दिया मतलब बात खत्म। आपने पिछले साल नहीं दिया, बात खत्म। अगले साल जाके अब इस साल देना है तो इसी साल का दोगे, तो नो एक्यूमुलेशन। नो एक्यूमुलेशन मतलब इसमें कोई एक्यूमुलेट नहीं होता। अगर पिछले साल में नहीं दिया तो अगले साल जाके ऐसा नहीं है कि आप पिछले का भी दोगे। अब मेरा पॉइंट कहां आ रहा है? मेरा पॉइंट आ रहा है बेटा, मेरा पॉइंट आ रहा है, अगर वो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स है, अगर वो क्यूमुलेटिव वाले प्रेफरेंस शेयर्स है, विच वॉज इन केस 1, अगर क्यूमुलेटिव वाले है तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, ईयर 1 में, ईयर 1 में, ठीक है, वो कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी में दिखाएगी प्रेफरेंस डिविडेंड इन एरियर। सर नॉन क्यूमुलेटिव में क्यों नहीं दिखाएंगे? बेटा नॉन क्यूमुलेटिव में तो हमने अगर डिविडेंड दिया ही नहीं तो आगे कभी देना भी तो नहीं ना। अब बात समझो, जो मेरा पॉइंट है वो क्या है, वो है एरियर्स ऑफ द फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स, क्यूमुलेटिव का ही आएगा। तो अगर मैंने ईयर 1 में डिविडेंड नहीं दिया था तो मेरे अगर क्यूमुलेटिव वाला केस था तो उसमें वो कॉन्टिजेंट लायबिलिटी के तौर पे दिख रहा है। सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, मतलब सर ऐसे थोड़ी ना। सर देखो, आपने अगले साल में डिविडेंड उनको दे दिया ना, 60 का डिविडेंड दे रहे हो ना आप क्यूमुलेटिव के केस में, तो फिर इसे कॉन्टिजेंट क्यों कह रहे हो? इसे तो एक्चुअल लायबिलिटी मानो जब आपने देना ही है। बात अपने पास समझाओ मुझे। मैंने आपसे एक सवाल पूछा है कि मैं इसे कॉन्टिजेंट क्यों दिखा रहा हूं जब मैंने अगले साल दे ही दिया इसको। देखो नॉन क्यूमुलेटिव में तो देना ही नहीं, तो आएगा ही नहीं। यहां कॉन्टिजेंट क्यों कह रहा हूं, एक्चुअल लायबिलिटी क्यों नहीं कह रहा? बेटा वो इसलिए क्योंकि अगले साल भी देना इस पे डिपेंड कर रहा है कि प्रॉफिट अगर होगा। अगर अगले साल लॉस होगा तो फिर नहीं देना ना, अगर लॉस ही रहेंगे तो देना नहीं है। तो आपके पास में ये इसलिए है क्योंकि डिपेंडेंट ऑन प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ तभी तो देना पड़ रहा है। प्रॉफिट है, इसे प्रॉफिट होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है ना, वो तो डिपेंड करेगा अगले साल बिजनेस अच्छा चलेगा प्रॉफिट होगा, लॉस भी तो हो सकता है फिर नहीं देना पड़ेगा। इसीलिए ये कॉन्टिजेंट है, इसीलिए कॉन्टिजेंट है। ये कोई डिबेंचर के इंटरेस्ट की तरह, लोन के ऊपर इंटरेस्ट की तरह नहीं है ना, जो देना ही देना है, वो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट बन जाएगा, एंट्री डालनी डालनी है। ये इस पे डिपेंडेंट है कि प्रॉफिट होगा तो ही देना पड़ेगा, इसीलिए आपके पास में कॉन्टिजेंट है। समझे बात को? देखो भाई मुझे पता है कि काफी बच्चों को ये बात का पता है, पर मुझे ये भी पता है कि काफी बच्चों को इस बात का नहीं पता है। तो मुझे तो एक बार में आपको बताना तो पड़ेगा। मैं तो अपनी तरफ से सारे पॉइंट डिस्कस करता जाऊंगा ताकि ये ना लगे हाँ भाई उड़ा दिया, ये मानते हुए कि नहीं आपके पास आता है। नहीं, मैं आपको बताऊंगा, मैं रीजन वगैरह जहां पे जो सी चीज होगी सब बताता चलूंगा, बस आप सुनते जाइएगा, ठीक है ना। तो क्या हमें ये क्लियर हो गया कि ये पॉइंट क्या होता है, एरियर्स ऑफ फिक्स क्यूमुलेटिव डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर? यस सर, ये हमारे पास क्लियर हो गया। अच्छा, अगले वाला मैं आपको पहले कराता हूँ, ये वाला